अच्छा, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ना एज़ोर, AWS और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सब कुछ बताऊँ ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आज हम फोकस करेंगे AWS पे। मैं आपको ना इसी AWS के रिस्पेक्टिव में जो दूसरी सर्विसेज हैं उनके बारे में बता दूंगा, लेकिन वो आपने खुद से एक्सप्लोर करनी है। या फिर अगर आप मुझे कहोगे तो किसी दिन हम AWS के अलावा एज़ोर या GCP भी सेशन कर लेंगे। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर सर्विस है वो AWS है, तो अगर आपको AWS आ गया तो सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा, मैं हमेशा ना प्रैक्टिकल अप्रोच से सिखाता हूँ। मैं थ्योरी से भागता होता हूँ, तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच ही लेंगे। हम क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि हम एक डेवऑप्स इंजीनियर हैं, और हमें एक ऐप डिज़ाइन करने के लिए दी गई है, ठीक है। अब कंपोनेंट सोचो। सबसे पहले आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, लेट्स से आप इंटरव्यू में भी जाओगे ना एज अ डेवऑप्स, तो आपको यही कहेगा कि एक ऐप है, इसको डिप्लॉय करना है, बेस्ट डेवलपमेंट सिनेरियोज बताओ और फिर बेस्ट डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज भी बताओ। और लेट्स से आपको कहेगा अपनी मर्जी से क्लाउड चूज़ कर लो, फिर चाहे एजोर कर लो, चाहे GCP कर लो, चाहे AWS कर लो, वो आपकी मर्जी होगी। तो आप AWS पे करना, ठीक है, बिकॉज सबसे ज़्यादा सर्विसेज आपको AWS पे अवेलेबल है। एक चीज़ के चार चार अल्टरनेट्स हैं AWS के ऊपर। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो आपको खुद से पता होना चाहिए कि देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ है, वो कोई भी ऐप है, कोई भी कुछ भी आपने डिप्लॉय करना है, उसकी कुछ ना कुछ फाइल्स होंगी, ठीक है। HTML होगा, उसका CSS होगा, उसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी। आप जिस भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो उसकी फाइल्स होंगी। जब तक आपके पास वो फाइल डिप्लॉय नहीं होंगी तो ऐप तो डिप्लॉय हो ही नहीं सकती। सबसे पहली चीज़ क्या, फाइल स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको साथ साथ लिखता रहूँगा। तो सबसे पहला जो क्लाउड का कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो स्टोरेज का आता है। कोई भी क्लाउड ले लो, हर एक क्लाउड में आपको स्टोरेज की मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे AWS को, और मैं आपको ना एजोर और GCP का रेफरेंस दे दूंगा। एक्सप्लोर आप खुद कर लेना, मैं आपको सिर्फ AWS एक्सप्लोर करवाऊंगा, और शायद एजोर भी करवा पाऊँ, जी टाइम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो सर्विस है आपकी किसी भी क्लाउड के अंदर, जो सबसे पहला काम एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, वो स्टोरेज का है। बिकॉज जब तक आप कोड को स्टोर ही नहीं करोगे तो उसको डिप्लॉय कैसे करोगे, ठीक है। तो स्टोरेज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास अमेजोन की सबसे बड़ी सर्विस, सबसे पुरानी सर्विस है, उसका नाम है Amazon S3 या AWS S3 आप इसे कह सकते हो, ठीक है। ये सबको पता है, आपने इस्तेमाल भी की होगी डेली लाइफ में। काफ़ी सारी फाइल इस पर अपलोडेड होती है। मोस्टली जो कंटेंट है नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है वो आपको S3 पे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका जो स्पॉटिफाई के म्यूज़िक कंटेंट है वो सारे S3 पे मिल जाएंगे। ड्रॉप बॉक्स जो है वो जब एज अ स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था वो S3 पे था, तो फिर उन्होंने अपना ड्रॉप बॉक्स पूरा स्टार्टअप एज अ, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट सेम है कि फ़ाइल को स्टोर करना है, लेकिन उसको ग्लोबली स्टोर करना है, ग्लोबल एक्सेस के लिए, ठीक है। तो AWS S3 दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस है फॉर स्टोरेज, और कह लो कि बड़ी बड़ी कंपनीज इसे इस्तेमाल करती हैं अपना सब कुछ स्टोर करने के लिए, तो आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या होगा, स्टोरेज का। आपको Amazon S3 मिल गई और आपने अपना सारा का सारा कोड S3 पे डाल दिया। तो ये आपका बेसिक एक स्टोरेज सिस्टम है। इसको आप स्टोरेज या स्टैटिक कंटेंट कह सकते हो, ठीक है, स्टैटिक कंटेंट। तो ये हो गया आपका स्टैटिक कंटेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब आपने स्टोर कर लिया, बल्कि मैं एक बार ना सारे स्टेप्स पहले लिख देता हूँ। स्टोरेज के बाद जो है वो आपके पास कंप्यूट है, ठीक है। कंप्यूट क्या है कि जहाँ पे आपकी ऐप रन करेगी, ठीक है। तो कंप्यूट कुछ भी हो सकती है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। काफ़ी सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। फिर आपके पास आती है डेटाबेस। अब सारी बात है, जब आप कोई ऐप बनाओगे उसकी कोई डेटाबेस भी होगी। जब तक डेटाबेस नहीं होगी तो डेटा स्टोर नहीं होगा, ठीक है। जब तक डेटाबेस को डेटा स्टोर नहीं करोगे तो ऐप तो वो रही नहीं ना। तो ऐप के बाद आपके पास आता है ऐप की ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है ना। ऑर्केस्ट्रेशन ये बेसिकली डेवऑप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। आपका काम ही मेनली ये होता है कि आपने पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना उसको ऑर्केस्ट्रेट करना है इन क्लाउड टर्म्स में। और उसके बाद जो चीज़ आती है वो आपके पास आती है बिग डेटा। अगर आपके प्रोजेक्ट में बिग डेटा है, डेटा इन्वॉल्व है, तो बिग डेटा आता है। बल्कि इससे पहले आपके पास ना आता है मॉनिटरिंग, ठीक है। मॉनिटरिंग आती है, बिकॉज जब तक आप मॉनिटर नहीं करोगे आपको क्रैशेस का नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोरेज है, स्टैटिक कंटेंट है, फिर कंप्यूट है जहाँ पे आपकी ऐप रन करेगी, फिर डाटाबेस है जिससे ऐप कनेक्ट करेगी, फिर ऐप की ऑर्केस्ट्रेशन है जो कि ऐप को डिप्लॉयमेंट के बेस्ट सिनेरियोज देगी, यानी कि उसमें बेसिकली ब्रिज बनाएगी ऐप्स के दरमियान में। और फिर डाटाबेसेस हैं, मॉनिटरिंग है, कैसे आप उसको मॉनिटर करोगे, और उसके बाद आपकी ऐप की ऑर्केस्ट्रेशन है, और फिर बिग डेटा है। तो अब आपको बताता हूँ कंटेंट के बाद। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, जहाँ पे हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हमें एक ऐप दी गई है जिसका स्टैटिक कंटेंट एच बेसिकली एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। लेट्स से हम एक डिप्लॉयमेंट का सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है ना। डिप्लॉयमेंट सिनेरियो फॉर ई कॉमर्स। तो हम यहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे एक, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऐप, तो हमें क्लाइंट ने, ये आपका फ्रीलांस क्लाइंट भी आपको दे सकता है और ये आपका कंपनी भी आपको दे सकती है मोस्टली, बिकॉज सबसे ज़्यादा चीज़ें ई कॉमर्स में कवर हो जाती हैं।
तो मैं इसलिए आपको ई कॉमर्स की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिकॉज उसमें हर चीज़ ही कवर हो जाती है ऑलमोस्ट। तो मैं आपको दो डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा आज। एक डिज़ाइन पैटर्न है सर्वर और एक सर्वरलेस। तो अगर आपको नहीं पता, थोड़ा सा और भी दे देता हूँ। सर्वर पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न का मतलब ये कि आपकी ऐप एक सर्वर पर रन करेगी और आप खुद मैनेज करोगे आपकी हर चीज़ को, सिक्योरिटी को, ठीक है, और आप ऐप के स्टोरेज को आप मैनेज करोगे, अपने प्रोसेसर्स को, सीपीयूज को, अपनी मशीन्स को, सब कुछ आप खुद मैनेज करोगे। उससे हम कहते हैं सर्वर डिज़ाइन, ठीक है ना। तो आपके पास दो सिनेरियोज होते हैं डिप्लॉयमेंट के, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको ना ये डॉक्यूमेंट बाद में मिल जाए। तो यहाँ पे आपके पास जो सिनेरियो नंबर 1 है वो आपके पास है सर्वर बेस्ड, ठीक है ना। तो मोस्टली कंपनीज इसको प्रेफर करती हैं, पर आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, उसका नाम है सर्वरलेस। तो आजकल ना पूरे पूरे सर्वरलेस के इंजीनियर्स बन गए हुए हैं लोग, जो सिर्फ सर्वरलेस पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो आपके पास डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास सर्वर बेस्ड है या सर्वरलेस है। तो अब जो सर्वर बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं वो अपने आप में एक हेडेक है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद मेंटेन करना पड़ता है। आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो। वर्चुअल मशीन क्या होती है? कोई भी एक प्राइवेट सर्वर जो कि आप होस्ट करते हो AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और वो आपको रेंट करते हैं, आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। वो सर्वर बेस्ड होता है। और सर्वरलेस क्या होता है कि आप होस्ट अमेजोन के इंफ्रास्ट्रक्चर भी करोगे, लेकिन जो बैकएंड उसकी सिक्योरिटी है, ठीक है, उसकी स्केलिंग है कि जब ज़्यादा यूज़र हैं उसको स्केल करना है, वो सब कुछ AWS खुद मैनेज कर रहा होता है। तो उससे हम सर्वरलेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि सर्वरलेस में आपको क्या होता है कि आपको खुद से कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता, सब कुछ आपके लिए AWS कर रहा होता है। तो जरा सोचो कि जब आप ऑटो स्केलिंग भी विदाउट अपने किसी काम के इनेबल कर सकते, तो कंपनीज क्या करती हैं? एक सर्वरलेस इंजीनियर को हायर करती हैं और वही सारा कुछ कर देता है, बिकॉज सर्वरलेस का तो काम ही है कि ख़त्म करो हर चीज़ को मैनेज करना, एक सिंपल ऐप डिप्लॉय करो और कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ सर्विसेज आती हैं, अभी आपको उनको मैं बताऊँगा आगे जाके। तो स्टैटिक स्टोरेज के लिए आपने S3 कर लिया, पर आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जो मेरा कस्टमर है वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। मेरा कस्टमर कहीं भी, लाइक पाकिस्तान में हो सकता है, US में हो सकता है, रशिया में हो सकता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। तो अब आपको नया मसला पड़ गया कि अगर तो मैं पाकिस्तान में साइट डिप्लॉय करता हूँ रीजन बेस्ड में, ठीक है, या मैं इंडिया, बिकॉज AWS के ना रीजन्स होते हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूँ, अगर आपने आपको नज़र आए तो यहाँ पे आपको रीजन्स नज़र आ रहे हैं AWS के। ओहायो है, वर्जीनिया है, US कैलिफोर्निया है, ठीक है, तो मुंबई है, ठीक है, जकार्ता है, हांगकॉन्ग है। तो अब लेट से मैं सिंगापुर में डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या मैं ओहायो में ही डिप्लॉय करता हूँ US ईस्ट के अंदर। तो ऑटोमेटिकली बैंडविड्थ की वजह से क्या होगा कि जब रिक्वेस्ट पाकिस्तान से आएगी तो वो सर्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। या बेसिकली रिक्वेस्ट तो आपको पता है लीनियर टाइम में होगी, बिकॉज आप कोई भी चीज़ अब AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल रहे हो ना, तो जो उसकी इंटर कम्युनिकेशन है ना AWS के साथ, वो सेम नेटवर्क के ऊपर है। मैंने आपको बात लास्ट क्लास में बताई थी कि वो सेम सबनेट के ऊपर है, तो उस पर तो कभी भी नेटवर्क कॉल कंसीडर ही नहीं होता। नेटवर्क कॉल कंसीडर होता है आपकी ऐप से जो गया AWS की ऐप तक और वहाँ से जो वापस आया। जो इंटरनल AWS की जितनी भी सर्विसेज है ना, वो सब बेसिकली जो कम्युनिकेशन करती हैं वो लीनियर टाइम में है, तो वो उसमें बिल्कुल भी नेटवर्क कॉल नहीं होती। तो अब आपने क्या करना है, आपने कहना मेरे पास एक सर्विस है, उसका नाम है AWS क्लाउड फ्रंट, ठीक है ना। ये बेसिकली AWS का ना कैशिंग मैकेनिज्म है। तो आपने क्या करना है, अपनी ऐप के स्टैटिक कंटेंट यानी कि S3 बकेट जो आपने किया है, उसको आपने अटैच कर देना है AWS क्लाउड फ्रंट के साथ, ठीक है। जैसे ही वो क्लाउड फ्रंट के साथ अटैच होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पूरे ग्लोब में कैश मिल जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली बेसिकली ये आप इसे सालों में कहते हो, ये आपका एक CDN बन जाएगा। CDN समझते हो क्या होता है? CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN क्या होता है? आपने कभी अगर वेबसाइट्स विजिट की हो, यूट्यूब भी विजिट किया हो, तो आप मैंने उस दिन दिखाया भी था, जब आप वीडियो को तोड़ते हो लिंक्स में, तो वो हमेशा एक गूगल के CDN से आ रहा होता है, गूगल का कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से आ रहा होता है, जो कि आपके सबसे करीब होता है। तो AWS क्राउड फ्रंट क्या करता है, ये पूरी दुनिया में इनके सर्वर्स हैं, एक CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। ये क्या करता है, जैसे ही आप इसको S3 को अटैच करते हो क्लाउड फ्रंट के साथ, ये आपके उस कंटेंट को, जो कि आपका स्टैटिक कंटेंट HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, उसको अवेलेबल कर देता है पूरी ग्लोब में। और जब भी रिक्वेस्ट आती है ना, तो क्लाउड फ्रंट उस रिक्वेस्ट को पार्स करता है और लोकेशन को एस्टिमेट लगाता है कि कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, और जो सबसे करीब वाला क्लाउड फ्रंट का सर्वर होता है ना, वहाँ से रिक्वेस्ट को पैच करके कंटेंट को वहाँ से भेजता है, ना कि US वर्जीनिया से या ओहायो से भेजेगा। तो आपके दो मसले हल हो गए 1 सेकंड में। कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, आपने अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड S3 पे अपलोड किया, उसको आपने अटैच किया AWS क्लाउड फ्रंट के साथ, CDN के साथ। अब वो पूरी दुनिया में कैश्ड है, तो कहीं से भी आप उसे एक्सेस करना चाहोगे आप फ़ौरन कर लोगे, ठीक है। तो आपने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिप्लॉय कहाँ पर करना है, ठीक है। तो कंप्यूट में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहली ऑप्शन मैंने बताया सर्वर बेस्ड है, वो क्या है कि लोड बैलेंसर लगाओ। अब लोड बैलेंसिंग पे हम सेशन करेंगे नेक्स्ट, कैशिंग और लोड बैलेंसिंग पे ना। लोड बैलेंसर प्लस AWS
और आपने EC2 का नाम सुना होगा, ठीक है, AWS EC2। तो EC2 जो है वो इलास्टिक कंप्यूट, EC का मतलब है इलास्टिक कंप्यूट स्टोरेज, ठीक है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, सॉरी। C2 का मतलब है 2 दफ़ा C, बेसिकली ये ECC है, तो EC2 इसे हम कहते हैं। तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इसे हम कहते हैं AWS EC2। ये बेसिकली एक सर्विस है AWS की, जो आपको AWS देता है वर्चुअल मशीन्स रेंट पे। तो जो आपका पहली ऑप्शन है वो क्या है कि एक लोड बैलेंसर लगाओ, ठीक है, बिकॉज आपको मैंने बताया कि पूरी दुनिया में आपकी ऐप चलनी है, तो आपको एक्सपेक्टेशन है कि हम यहाँ पे ना, चलो सिनेरियोज फिर वो फिर बहुत एडवांस हो जाएंगी चीज़ें, तो हम बेसिक रहते हैं। तो आप समझो कि मेरे पास ना 1 मिलियन यूज़र्स का टारगेट है, 1 मिलियन यूज़र्स हिट करेंगे मेरी वेबसाइट पे, तो मुझे कंपनी ने बोला है कि मैक्सिमम 10 इंस्टेंसेस और मिनिमम 2 इंस्टेंसेस में आप काम कर सकते हो, तो मैक्सिमम 10 और मिनिमम 2। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5 इंस्टेंस को स्पिन अप कर लेता हूँ, ठीक है, EC2 की 5 इंस्टेंसेस, और उनको मैं अटैच कर देता हूँ एक लोड बैलेंसर के साथ। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, पांचों की पांचों को आपस में जोड़ के रखेगा और याद रखेगा कि कौन सी ऑन है कौन सी ऑफ है। अब ये चीज़ अगर आपको खुद से लोड बैलेंसर लगाना पड़े तो बड़ा मसला है। वैसे लगा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, आप एनजिनिक्स को एज लोड बैलेंसर इस्तेमाल कर सकते हो। एनजिनिक्स एक वेब सर्वर है, वो भी किसी दिन आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको AWS खुद अपना लोड बैलेंसर दे रहा है, तो वाई राइट योर ओन, ठीक है। तो खुद से कोड लिखने की जरूरत नहीं, जब AWS आपको खुद से लोड बैलेंसर दे रहा होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लाउड फॉर डेवऑप्स, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि क्लाउड के फ़ायदे क्या क्या हैं और क्यों लोग क्लाउड को अडॉप्ट करते हैं, कंपनीज क्यों क्लाउड पे, ताकि उनको ना खुद से सब कुछ ना करना पड़े। तो AWS इसी रूप के आपने 5 इंस्टेंसेस क्रिएट किए, आपने उनको लोड बैलेंसर से अटैच कर दिया। अब लोड बैलेंसर की जिम्मेदारी है कि वो रिक्वेस्ट को रीड करेगा, और जिस रीजन की रिक्वेस्ट है, अब आप यहाँ पे लोड बैलेंसर भी 2-3 किस्म के होते हैं। एक लोड बैलेंसर होता है रीजन बेस्ड, और एक लोड बैलेंसर होता है सर्विस बेस्ड, और एक होता है आपका रिक्वेस्ट बेस्ड, ठीक है, मोस्टली। अब रिक्वेस्ट बेस वाला तो हैंडल करेगा रिक्वेस्ट के एक सर्वर पे कितनी रिक्वेस्ट मैक्सिमम जा सकती हैं, अगर उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट वहाँ पर गई हुई है तो उसको वापस ले आओ, उसको कहीं और सेंड करना है, हमने उस सर्वर पे दोबारा सेंड नहीं करना। अगर जियोग्राफिक बेस है तो आपकी वर्चुअल मशीन जिस जगह पे होस्टेड है, अगर आपका रिक्वेस्ट उस रीजन में से आ रही है तो लोड बैलेंसर उस रीजन पर रिक्वेस्ट को हैंडल कर देता है। ये भी आपका एक लोड बैलेंसर का काम है। तो ये आप जाके AWS लोड बैलेंसर को देख सकते हो, इलास्टिक बीन स्टॉक लोड बैलेंसर कहते हैं उसे मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये आपका पहला कंप्यूट का सिनेरियो कि आपने ऐप को डिप्लॉय किया कहाँ पे, EC2 पे, Amazon EC2 पे, और EC2 पे आपने उसको अटैच कर दिया लोड बैलेंसर के साथ, और आपका एक काम हो गया। अब इसका सेकंड, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो और आपको पता है कि ये चीज़ का, बिकॉज सिंपल सी बात है, 5 इंस्टेंस रन करोगे, रन होती रहेंगी, तो ये वेरी कॉस्टली है, बहुत पैसा पड़ेगा आपको, और AWS से वैसे ही बंदे की जान निकाल लेते हैं पैसे के मामले में, ठीक है ना। तो ये आपको 400 चार्ज कर रहे होते हैं पर मंथ का, अगर आप 8 GB के साथ एक VM चला रहे हो तो। अब सोचो ज़रा, अगर 5 VM चल रही हैं और ज़रूरत भी नहीं 5 की, रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही, स्टार्टअप पे लोग आ ही नहीं रहे, लोगों को सर्विस अच्छी नहीं लग रही, और आपकी 5 इंस्टेंस चल रही हैं, $400 आपका लग रहा है, $2000 आपका मंथली बिल आ रहा है सिर्फ EC2 का। तो कंपनी बहुत जल्दी बैंक करप्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि क्लाउड ही आपका कैश बर्न कर देगा सारा कुछ, तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो और आपको कंपनी की फिक्र है और आपको उनका वाकई एहसास है, तो आप उन्हें कहोगे भैया ऐसा ना करो, EC2 पे ना जाओ, लोड बैलेंसर ना इस्तेमाल करो, हम कुछ नया करते हैं। हम क्या करते हैं, हम डॉकर इस्तेमाल करते हैं। हम रखेंगे लोड बैलेंसर को वैसे का वैसे ही, ठीक है, पर हम यहाँ पे EC2 नहीं आएंगे, हम यहाँ पे ECS इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ECS का पता है तो अमेजोन की एक सर्विस है, उसका नाम है ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस इसे कहते हैं, ठीक है। इलास्टिक कंटेनर सर्विस क्या होती है कि ये आपको अलाउ करती है कि आप डॉकर के कंटेनर को, आपने डॉकर का नहीं पढ़ा, मैं आपको डॉकर का बताऊंगा आगे जाके, ये बड़ी मजे की चीज़ है। अगर जिसको डॉकर आ गया उसको आधा डेवऑप्स यहीं पर आ जाता है, बिकॉज 95% आपका जो डेवऑप्स है वो डॉकर ही है, ठीक है। तो डॉकर के कंटेनर्स आपके पास होते हैं। आपने बेसिकली क्या किया, आपने पूरी की पूरी ऐप को अपलोड ही नहीं किया उसके ऊपर EC2 पे, आपने अपने कोड को डॉकर पे डाला, ठीक है, उसको डॉकराइज किया, उसको पुश किया Amazon ECR में। अब ECR क्या होता है, Amazon कंटेनर रजिस्ट्री होती है, जहाँ पे अपना डॉकर का कंटेनर डाल सकते हो। अगर आप में से किसी ने डॉकर हब इस्तेमाल किया है, तो डॉकर हब एक पब्लिक रिपोजिटरी है अपने डॉकर कंटेनर्स को डालने की, लेकिन जो ECR है वो एक प्राइवेट रिपोजिटरी है, वो सिर्फ आपके AWS की चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है, वो Amazon ने खुद बनाया हुआ है। ECR उसे कहते हैं, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। तो आपने अपना जो कोड है सारे का सारा, उसको एक कंटेनर बना के अपलोड कर दिया ECR पे, अमेजोन कंटेनर रजिस्ट्री के ऊपर। अब आप ECS से, अमेजोन कंटेनर सर्विस से उसको एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपका इकट्ठा मिलकर काम करेगा। अब लोड बैलेंसर का काम क्या है कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो लोड बैलेंसर ने रिक्वेस्ट को राउट करना है अमेजोन ECS पे, उसने एक डॉकर के कंटेनर को रन करना है जहाँ पे सारा कोड चल रहा है, और जैसी एग्जीक्यूशन खत्म होती है तो उसने क्या करना है, डॉकर कंटेनर को डिलीट कर देना है, तो आपके पैसे नहीं पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बोला कि ये पर आर बिल होता है, ठीक है ना, याद रखना, ये जो बिलिंग है EC2 की पर आर होती है, और ECS की बिलिंग पर आर नहीं होती, ये बिलिंग आपके पास पर रिक्वेस्ट के हिसाब से होती है,
ठीक है। लेकिन अगर आप इससे भी अच्छे इंजीनियर हो और आपने बोला कि लोड बैलेंसर भी निकाल दो, तो आपने बोला हम इसको सर्वरलेस पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये निशानी होती है बहुत अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर की, जब आप बेस्ट सोल्यूशन देते हो कंपनी को। सर्वरलेस में आपको जो पैसा पड़ता है वो सिर्फ कंप्यूट का पड़ता है और रिक्वेस्ट का पड़ता है। मैं अगर आपको सर्वरलेस प्राइसिंग दिखाऊंगा ना बेसिकली एडब्ल्यूएस की, तो आप परेशान रह जाओगे। लाइक 4 मिलियन रिक्वेस्ट पे आपका पहला डॉलर पड़ना शुरू होता है, ठीक है ना। मगर आपको एडब्ल्यू खुद से प्राइसिंग देख लेना जाके, सर्वरलेस की प्राइसिंग इतनी कम है कि अगर आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था $2000 पड़ रहा था, तो सेम अगर कंप्यूटर रिसोर्सेज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सर्वरलेस पे, तो हमें कितना पड़ेगा। मतलब अगर एस्टिमेट लगाओ $0.04 के हिसाब से, तो $40 पड़ेगा। कहाँ $2000 और कहाँ $40 पर मंथ का, अंदाज़ा लगा सकते हो आप यहाँ से। तो सर्वरलेस में हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो लैम्डा की है। हमने बोला कि हम लैम्डा इस्तेमाल करेंगे, AWS लैम्डा। और लैम्डा बेसिकली सब कुछ हैंडल करेगा हमारे लिए। और आजकल यकीन करो कंपनीज में देखा है सिस्टम डिज़ाइन की कुछ वीडियोस, पाकिस्तानी नहीं इंडियन कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी आपके ई कॉमर्स की कैश आउट सिस्टम है, आपका जो चेकिंग सिस्टम है जो कि चेक करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो कार्ट होता है वो, और कार्ट का चेकआउट, पेमेंट गेटवे, उसके बाद जो आपका जो आप सिलेक्ट करते हो प्रोडक्ट, उसको जो माइनस करना है और प्लस करना है इन्वेंट्री में से, इन्वेंट्री को जो मैनेज करना है, लोग सब कुछ लैम्डा पे कर रहे हैं। एक एक चीज़ लैम्डा पे हो रही है, बिकॉज हर चीज़ एक एपीआई है। मैंने आपको क्या बोला, दुनिया में हर चीज़ एक एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। आपकी रिएक्ट ऐप यानी ई कॉमर्स ऐप में भी तो एक रिएक्ट ऐप है, फ्रंट एंड है और बैक एंड है नोड के अंदर, और नोड में भी हर चीज़ की एक एपीआई है। अगर आपने चेकआउट करना है उसकी एक एपीआई है, अगर आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है तो उसकी एक एपीआई है, अगर आपने प्रोडक्ट को रिमूव करना है उसकी एक एपीआई है। हर चीज़ एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। तो ये याद रखना हमेशा, कंपनीज में एवरीथिंग जब भी आप काम करोगे हर चीज़ एक एपीआई के तौर पर होगी। कंपनी आपसे ये बोलेगी कि मेरे पास एक फ्रंट एंड की टीम है, उसमें रिएक्ट इंजीनियर बैठा हुआ है, उसने मुझे फ्रंट एंड बना दिया है। अब आप बैक एंड इंजीनियर हो, आप एक एपीआई लिखो जो कि उस फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करके हमारी ऐप को चलाएगी। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने एक टू डू लिस्ट बनाई, ठीक है ना, और सब कुछ डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब रिएक्ट ऐप में आप टू डू लिस्ट स्टोर नहीं कर सकते, वैसे कर भी सकते हो लोकल स्टोरेज में क्रोम की, लेकिन मैं आपसे डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जैसे ही आपने रिएक्ट के फॉर्म को सबमिट किया टू डू लिस्ट में कुछ भी लिख के, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, आपके बैक एंड सर्वर पे जाती है। सर्वर पे एक एपीआई का राउट होता है पोस्ट का, ठीक है, पोस्ट राउट। मैंने वो कल बताया था गेट पोस्ट पोर्टल के बारे में। तो गैप पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करता है, चीज़ों को क्रिएट करता है। तो जैसे आप पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करते हो ना, वो जाके आपकी एपीआई को बोलता है कि ये डेटा है, इसको डेटाबेस में डाल दो। वो आपकी एपीआई डेटा को डेटाबेस में डाल देती है, सिंपल कहानी खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये कि अगर 1 मिलियन रिक्वेस्ट इकट्ठी आ जाए, मसला तो यहाँ पे आता है ना कि एक रिक्वेस्ट ही आपने कर दिया, पर 1 मिलियन रिक्वेस्ट अगर एक साथ आ जाए तो क्या करोगे। अब यहाँ पे आता है आपका लैम्डा। और ये इतनी मज़े की चीज़ है ना कि जब मैं कंपनी में था वायरों में, मैंने खुद इनिशियली जो हमारे मॉडल्स थे डीप लर्निंग के, उनको लैम्डा से डिप्लॉय किया था फॉर फास्ट टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट्स के लिए ना। और यकीन करो इसकी स्केलेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि 35,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड हैंडल कर सकता है ये इन अ सिंगल इंस्टेंट। मतलब एक सेकंड के अंदर 35,000 रिक्वेस्ट को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लैम्डा बना है इस तरह से। लैम्डा क्या करता है, सुनो, इसके लिए आपको लोड बैलेंसर की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, लैम्डा पर सिर्फ अपनी एपीआई का कोड अपलोड कर देना, ठीक है। अब जब भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी लैम्डा पे, लैम्डा उसके लिए एक नया डॉकर का कंटेनर चलाएगा या एक EC2 इंस्टेंस चलाएगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और मोस्टली ये हमेशा एक कंटेनर होता है। लैम्डा बैक एंड पे कंटेनर में सारा कोड डाल देता है, ठीक है। वो सिर्फ एक फंक्शन का कोड होता है, सिर्फ एक फंक्शन होता है, यानी कि एक एपीआई का एक राउट होता है सिर्फ, ठीक है। और वो उसे क्या करता है, वो उसे आपके डाल देता है कंटेनर में, और कंटेनर को रन कर देता है। और आपका जो भी कोड एग्जीक्यूशन है उस कंटेनर पे होता है, और जैसे ही वो कोड एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो ये कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपके पैसे भी नहीं लगे, कंटेनर भी डिस्ट्रॉय हो गया। और लेट्स से अगर आपकी 35,000 या चलो 5,000 की एग्जांपल लेते हैं, 35,000 की बजाय 5,000 पे आ जाओ। 5,000 रिक्वेस्ट अगर एक सेकंड में आई है ना, तो ये लैम्डा क्या करता है, ये इतना पावरफुल है कि ये 5,000 कंटेनर्स को साइमल्टेनियसली रन कर देता है बैक एंड पे। तो जो आपकी 5,000 रिक्वेस्ट थी वो एक जगह पे रन नहीं हो रही, वो 5,000 साइमल्टेनियस कंटेनर्स पे एक साथ रन हो रही हैं। और लैम्डा ये याद रखता है कि कौन सी रिक्वेस्ट मैंने किस तरह दी थी। ये याद किस तरह रखता है वो, ये रिक्वेस्ट आईडी होती है, और जहाँ से रिस्पॉन्स वापस आता है वही आपको सेंड किया जाता है। तो लैम्डा कभी मिक्स नहीं करता कि अगर मैंने 5,000 कंटेनर्स रन किए हैं तो ये नहीं हो सकता कि कंटेनर 1 का जो रिस्पॉन्स है वो कंटेनर 4 की बजाय आ जाए, इस तरह नहीं होता। तो लैम्डा क्या करता है, याद रखता है रिक्वेस्ट आईडी के साथ कि मैंने किस कंटेनर कौन सी रिक्वेस्ट आईडी पास की थी, और वही रिक्वेस्ट आईडी को ये वापस लेता है और फिर आपको रिस्पॉन्स सेंड कर देता है, ठीक है। तो इसने मेरी कंपनी के लिए 30,000 यूज़र्स को साइमल्टेनियसली हैंडल किया हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देखा हुआ है।
तो ठीक है, तो सर्वरलेस इज़ द बेस्ट अप्रोच आजकल के दौर में, जिसका कॉस्ट भी कोई नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, वैसे याद रखना दो इसके छोटे छोटे दो मसले हैं। लैम्डा सिर्फ और सिर्फ एपीआईज के लिए बना है, ये बिग डेटा के लिए नहीं बना, ये आपके टेंसर फ्लो के वर्कलोड्स के लिए नहीं बना, ये आपके पाई टॉर्च को हैंडल करने के लिए नहीं बना। इसकी टोटल स्टोरेज 250 MB होती है। आपका पाई टॉर्च टोटल लाइब्रेरी 1 GB की है, तो अगर आप इसमें पाई टॉर्च का कोड लिखोगे तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो मैंने जो लिखा था वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। मैंने तो पाईटॉर्च की पूरी एक लेयर बनाई थी सब कुछ निकाल के, तो वो एक आप लैम्डा में खुद की लेयर बना सकते हो कोड की ना। लेट्स से अगर कोई लाइब्रेरी लैम्डा में अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद का एक जिस तरह नोड मॉड्यूल में अगर आपने मोंगो डीबी या कोई भी लाइब्रेरी ऐसी जो लैम्डा में अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद का उसका एक जिप फाइल बना के उसको अपलोड कर सकते हो एज अ लेयर, तो वो लेयर एक्ट करेगा लैम्डा के लिए। इस तरह मैंने पाईटॉर्च की लेयर्स बनाई थी, तो तब जाके काम हुआ था, वरना लैम्डा बड़े जो प्रोजेक्ट्स हमको सपोर्ट नहीं करता, खासतौर पर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स को। ये हमेशा आपके लिए तब बेस्ट काम करेगा जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, इसमें एपीआईज बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बहुत सारे राउट्स हैं और आपको सारे राउट्स हैंडल करने हैं एक के साथ। ठीक है, तो ये आपका सर्वरलेस है, बेस्ट ऑप्शन है, कॉस्ट इफेक्टिव है और आपका काम भी हो गया, और ऑटोमेटिक स्केलिंग है, ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग है, सब कुछ खुद ब खुद लैम्डा आपके लिए हैंडल करता है। मैं आपको अगर लैम्डा की शक्ल दिखाना चाहूँ तो लैम्डा कुछ इस तरह से होता है। अगर आप जाकर यहाँ पे लिखोगे लैम्डा, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर्स। तो कोड को रन करो सिर्फ और सर्वर्स के बारे में ना सोचो, भूल जाओ सर्वर्स को। तो ये आपके लिए इतना एफिशिएंट चीज़ है। ठीक है, आप जाके यहाँ पे क्रिएट फंक्शन करके कोई भी फंक्शन का कोड लिख सकते हो कोई भी लैंग्वेज में। ये अभी तक आई थिंक 6-7 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। अब डॉट नेट भी आ गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो लेयर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, आप चाहो तो लेयर ऐड कर लो, जैसे जो सी अपनी लेयर ऐड करनी है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपके पास कंप्यूट के 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। आप यकीन करो सारी ज़िंदगी आप अगर डेवऑप्स में काम करो ना AWS में, इन 3 से बाहर कभी नहीं जाओगे। आपको यही 3 बोला जाएगा। लेट्स से अगर आप नए ज्वाइन करते हो तो आप पहले से कोई ऐप होगी जो इस पर रन हो रही होगी और आपको कहा जाएगा कि इसको मैनेज करो। ठीक है, आप मैनेज करने का भी बताता हूँ आपको मैनेज कैसे करते हैं। फिर लेट्स से इस पे ऐप रन हो रही है, आपको कहा जाएगा इसको मैनेज करो। तो अब देखो ज़रा, बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको ये सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाओ, डेटाबेस। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम ऐप को डिप्लॉय करेंगे सर्वरलेस लैम्डा पे, पर अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो ऑप्शन है वो डेटाबेसिस की है कि कैसे डिप्लॉय करना है। देखो, मैंने आपको कुछ दिन भी बताया था जब हम वो डिज़ाइन कर रहे थे ऐप हमारी, याद करो फूड डिलीवरी ऐप हमने बनाई थी, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो तो यूज़र लॉगिन हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल डेटा है, जो बेसिकली रिलेशनल डेटा है जिसमें आपने जॉइंस लगाने होते हैं, बेसिकली कूपन कोड्स वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ है जिसमें आपके जॉइंस लगते हैं। ठीक है ना, तो वो तो आप हमेशा स्टोर करते हो एसक्यूएल के अंदर, बिकॉज जहाँ पे आपको जॉइंस लगाने वहाँ पे आप हमेशा एसक्यूएल को प्रेफर करते हो नो एसक्यूएल के ऊपर। ठीक है, बिकॉज नो एसक्यूएल में जॉइंस लगाना बड़ा मुश्किल होता है, आपको उसके लिए नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ती है। तो नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए डेटाबेस के अंदर आप हमेशा एसक्यूएल को प्रेफर करते हो। तो हम क्या कहते हैं, हमारे ई कॉमर्स में जॉइंस बड़े ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट की वजह से ना। बेसिकली जो कार्ट है वो 1 to 1 फील्ड है यूज़र के साथ, एक यूज़र का एक ही कार्ट होगा। ठीक है, कार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो 1 to many फील्ड्स है, एक कार्ट के अंदर मैनी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो समझ रहे हो ना जॉइंस, ये 1 to many का रिलेशनशिप, फॉरेन की का रिलेशनशिप आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, डेटाबेस के अंदर नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे भी आगे जाके, लेकिन रियल लाइफ में डेटाबेस इस तरह से काम करती हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो मेरे जॉइंस हैं वो मैक्सिमम किस जगह पे हैं। तो हमारी यहाँ पे मैक्सिमम जॉइंस हैं, बिकॉज ई कॉमर्स ऐप है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम अमेजोन RDS इस्तेमाल करेंगे। AWS RDS है, अमेजोन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये बेसिकली होस्ट करता है दो तरह की चीज़ों को, पोस्टग्रेस एसक्यूएल को और माई एसक्यूएल को। आपकी मर्जी है, जो मर्जी सेलेक्ट कर लो। मैं कोशिश करूँगा कि आप पोस्टग्रेस के साथ जाओ, बिकॉज पोस्टग्रेस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और मैट्रिक भी हैं और काफ़ी कुछ है मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ऑलवेज ट्राई टू गो विद पोस्टग्रेस। ठीक है, तो पोस्टग्रेस ये बेसिकली आजकल वो भी है, काफ़ी पॉपुलर भी है आपके उसमें। ठीक है, तो AWS RDS आपके पास पहली ऑप्शन है डेटाबेस की। अब यहाँ पे इसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर है, जो कि सारी दुनिया आज इस्तेमाल करती है, जितने भी आप कंपनीज में जाओगे आपको एक दफ़ा लाजमी पढ़ना पड़ेगा डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पे, उसका नाम है DynamoDB। इसके बगैर आपका जॉब का दिन गुजरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही लिख लेना, ये आपको बाद में बातें याद आएंगी। तो DynamoDB क्या है, बेसिकली ये एक AWS की मैनेज डेटाबेस है जो कि नो एसक्यूएल है। नो एसक्यूएल बोले तो जिस तरह आपकी मोंगो डीबी है, आपने देखा होगा उसके बारे में, तो ये आपकी ना नो एसक्यूएल है। ठीक है, और ये आपकी एसक्यूएल है। तो डायनामो डीबी से आपका वास्ता पड़ेगा मोस्टली, उसकी वजह ये है कि मोस्टली कंपनी इसको प्रेफर करती हैं एसक्यूएल की जगह नो एसक्यूएल को, बिकॉज आसान है, आराम से मैनेज हो जाती है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, कुछ भी ऐड कर लो, कुछ भी रिमूव कर लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्कीमा की टेंशन नहीं है, कोई टेबल्स की टेंशन नहीं है। तो हर टेंशन खत्म हो जाती है ना डायनामो डीबी के साथ या नो एसक्यूएल के साथ।
तो जो नेक्स्ट सर्विस है अमेजोन की, वो अमेजोन की मैनेज्ड DynamoDB है। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होती हैं, एक मैनेज्ड और एक अनमैनेज्ड। अगर आप मैनेज डेटाबेस इस्तेमाल करते हो ना, तो वो $900 पर मंथ कॉस्ट करती है आपको। लेकिन उसमें AWS की जिम्मेदारी है आपकी सिक्योरिटी, आपकी डेटाबेस की प्रोटेक्शन, आपकी रेप्लिकास क्रिएट करना, ठीक है, कंटेंट का बैकअप लेना, सब कुछ करना वो AWS की जिम्मेदारी। उसे कहते हैं मैनेज डेटाबेस। तो वो $980 कॉस्ट करती है पर मंथ का RDS के अंदर, अमेजोन RDS में। और यही अगर आप अनमैनेज लोगे तो आपको बैकअप्स के लिए कोड खुद लिखना पड़ेगा, बैकअप्स खुद करने पड़ेंगे हर बार अमेजोन कंसोल खोल के। तो काफ़ी चीज़ें आपको ना खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी अगर आप अनमैनेज लेते हो। तो अब आपके ऊपर है, आप कंपनी के CEO से, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, उससे पूछ सकते हो कि हम अनमैनेज लेंगे कि हम मैनेज लेंगे। तो ये आप डिसाइड करोगे दोनों मिलके, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेटाबेस है उसका नाम है इलास्टिक। इलास्टिक आपने नाम सुना होगा इलास्टिक सर्च का। इलास्टिक कैश डेटाबेस है बेसिकली। ये एक अमेजोन की होस्टेड रेडिस सर्विस है। आपने रेडिस का नाम सुना, रेडिस पे भी इंशाल्लाह सेशन करेंगे। तो मैम कैश जो फेसबुक ने बनाया हुआ, ठीक है। मैम कैश की स्पेलिंग CACHED, हाँ मैम कैस्ट। तो ये बेसिकली आपके पास रेडिस और मेम कैश का एक होस्टिंग। देखो जितनी भी सर्विसेज है ना, ये सब बाहर भी एग्जिस्ट करती हैं अमेजोन के। पर अमेजोन क्या करता है, इनको इनके सेलिंग राइट्स लेके इनको अपनी सर्विस के अंदर एम्बेड कर लेता है। तो अभी इलास्टिक कैश है वो AWS इलास्टिक कैश है। बेसिकली हर चीज़ से पहले ना AWS आता है, यानी कि अमेजोन आता है। तो अमेजोन DynamoDB, अमेजोन इलास्टिक कैश। अब अमेजोन इलास्टिक कैश क्या है, ये बेसिकली एक होस्टेड मैनेज सर्विस है जो कि रेडिस और मेम कैश को होस्ट करती है अपने पास, ठीक है। रेडिस बेसिकली आपको अलग से भी मिल जाएगा, आपको मेम कैश भी अलग से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने AWS के अंदर आके काम करना है तो ये दोनों आपके पास फुली मैनेज्ड आपको मिल जाती हैं इलास्टिक कैश के अंदर। तो ये आपकी बेसिकली कैशिंग डेटाबेस होती है जो कि लेयर 4 और लेयर 7 में काम कर सकती है आपके लोड बैलेंसेस के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसको लेयर 4 में, यानी कि सर्वर के पास इंस्टॉल करते हो। जितना ज़्यादा रीजन करीब होंगे दोनों के, उतना ज़्यादा लेटेंसी आपको कम मिलेगी और उतनी ज़्यादा फास्ट आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। ये हम किसी सिस्टम डिज़ाइन में डिस्कस करेंगे जब सिस्टम डिज़ाइन पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा इंजीनियर्स के लिए और डेटा साइंटिस्ट के लिए। उसका नाम है AWS रेडशिफ्ट। और रेडशिफ्ट बेसिकली बनी है मिलियंस ऑफ रोज को हैंडल करने के लिए। जब आपके पास जॉइन इस तरह के होते हैं जो कि 8-8 लाइनों का एक जॉइन लिखा होता है आपने, और वो जा रहा होता है मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन रोज तक, और पूरे का पूरा ना डेटा वेयर हाउस से डेटा आ रहा है और सब कुछ स्टोर हो रहा है। तो ये जो AWS रेडशिफ्ट है, ये आपके डेटा इंजीनियर्स के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग होते हैं जिन्होंने लॉग्स, मिलियंस ऑफ लॉग्स को हैंडल करना होता है, सब कुछ करना होता है, तो ये रेड शिफ्ट उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो AWS रेड शिफ्ट, इससे आपका पाला बहुत कम पड़ेगा एज अ डेवऑप्स इंजीनियर रेड शिफ्ट के साथ, बिकॉज मैंने आपको बताया ये काम है बिग डेटा वालों का, ठीक है। ये हम बिग डेटा में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर, ऐप्स को मैनेज करना, ऐप की ऑर्केस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो ये ऐप की ऑर्केस्ट्रेशन से मतलब ये है मेरा कि सिस्टम को रिजिलियंट कैसे बनाना है। मैंने आपको सिस्टम डिज़ाइन की वीडियो में बताया था रिजिलियंट सिस्टम क्या होता है। इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है, कोई भी ऐसा पॉइंट आपकी ऐप के अंदर जो आपकी ऐप को क्रैश कर सकता है, उसे कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो आपने बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर इतना एफिशिएंट सिस्टम बनाना है कि आपकी ऐप में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो कोई भी। तो वो जो सारा काम है वो आप करते हो ऐप की ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर। और लेट से अगर कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर या कोई ऐप क्रैश कहीं पे भी आता है, तो वो आपको इंस्टेंटली पता चलना चाहिए, फ़ौरन, 1 सेकंड के डिले के बगैर। तो अब ऐप की ऑर्केस्ट्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है AWS का, उसको हम AWS SNS कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस SNS। ये आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी रिसोर्स के ऊपर, चाहे लैम्डा फंक्शन हो, चाहे वो VM हो, कुछ भी हो, उस पर आप एक SNS नोटिफिकेशन लगा सकते हो कि जैसे ही उसमें कोई भी स्पेसिफिक चेंज आती है, कोई भी इवेंट आता है, तो उसके लिए ट्रिगर करेगा वो एक मैट्रिक, एक अलार्म को। और वो अलार्म किसी भी तरह से आप सेट कर सकते हो, वो चाहे आपको ईमेल कर दे, आप फ़ोन नंबर दे के कॉल करवा सकते हो अपने आप को, मिस कॉल करवा सकते हो। तो काफ़ी कुछ इसमें अवेलेबल है, आप जाके AWS SNS में देख सकते हो। तो ये सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है जो कि सबसे पॉपुलर है फॉर ऐप ऑर्केस्ट्रेशन। उसके बाद आपके पास SQS है जो कि बहुत कम लोगों को इस्तेमाल करनी आती पर बहुत पॉपुलर सर्विस है। SQS बेसिकली AWS मैनेज्ड काफका समझ लो इसे आप। काफका बेसिकली मैसेजिंग क्यू है ना। तो SQS का मतलब ये है क्या है, सिंपल क्यूइंग सर्विस, क्यू मतलब मैसेज क्यू। तो ये बेसिकली AWS की मैनेज्ड काफका है अंडर द हुड, ठीक है। तो AWS मैनेज करता है बेसिकली ये। जब भी आप माइक्रो सर्विस बनाओगे ना, अगर आपने कभी माइक्रो सर्विसेज के साथ काम किया, तो माइक्रो सर्विसेज के साथ SQS करो। SQS क्या करता है, आपकी पूरी की पूरी जो माइक्रो सर्विस है उसको मैनेज करता है। और आपको मैंने बताया था ना कि आपकी माइक्रो सर्विस के अंदर एक साइट डिलीवरी भी चीज़ होती है जो कि सर्विस को डिलीवर कर रही होती है, बेसिकली उसे कहते हैं सर्विस डिलीवरी। तो
वो क्या करता है, वो हर वक्त मॉनिटर कर रहा होता है आपकी डेटाबेसेस को और आपकी सर्विसेज को कि कोई भी कोई डाउन तो नहीं है। और बेसिकली ये क्या करता है, सिग्नल सेंड कर रहा होता है। या आपकी अगर माइक्रो सर्विस में आपने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया हुआ है काफका के साथ या किसी भी मैसेजिंग क्यू के साथ, रैबिट एम क्यू मोस्ट पॉपुलर रैबिट एम क्यू इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में। काफका इस्तेमाल होती है डेटा साइड पे, पर मोस्ट प्रोबेबली आप इसे रैबिट एम क्यू लिख लो, तो काफका रहने दो, आप इसे रैबिट एम क्यू लिख लो ताकि आप वो अच्छी तरह कर सको। तो रैबिट एम क्यू इस्तेमाल होती है। तो एस क्यू एस क्या करता है, ये बेसिकली ए डब्ल्यू एस मैनेज्ड रैबिट एम क्यू है। आप सारा कुछ ए डब्ल्यू एस के थ्रू हैंडल कर सकते हो, सिक्योर है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ पाथ देना है और बाकी सब कुछ आपके लिए खुद ब खुद हो जाना है। उसके बाद मॉनिटरिंग पे आ जाओ। मॉनिटरिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक और आपकी पूरी पाइपलाइन में ना। जब तक आप ऐप को मॉनिटर नहीं करोगे आप उसे देख नहीं पाओगे कि एक्चुअल में ऐसा हो क्या रहा है। तो मॉनिटरिंग के लिए सबसे पहले आपके पास ए डब्ल्यू एस क्लाउड वॉच है। ये पूरा एक डैशबोर्ड है जहाँ पे आप हर चीज़ देख सकते हो अपनी। तो आपने क्या किया, अपनी ऐप को कनेक्ट कर दिया ए डब्ल्यू एस लैम्डा फंक्शन को कनेक्ट कर दिया ए डब्ल्यू एस क्लाउड वॉच के साथ। ठीक है, अब लैम्डा जब भी क्रैश करेगा या लैम्डा में कोई भी मसला आएगा, क्लाउड वॉच पे लॉग क्रिएट हो जाएगा और आप उस लॉग को ए डब्ल्यू एस क्विक इनसाइट के साथ विजुअलाइज कर सकते हो। बेसिकली क्विक साइट जो है ना, ये ए डब्ल्यू एस की सर्विस है। लाइक टैबलो या पावर बी आपने देखा होगा ना, बेसिकली विजुअलाइजेशन सर्विसेज होती हैं। तो क्विक साइट क्या कहता है आपको, ये आपको अलाउ करता है कि क्लाउड वॉच के जितने भी लॉग्स हैं उसको आप अमेजोन क्विक साइट के थ्रू विजुअलाइज करके देख सकते हो अपने मोबाइल पे या कहीं पे भी बाहर आप जा रहे हो और आपने चेक करना है कि ऐप का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो आप ए डब्ल्यू एस क्विक साइट पे जाके उसको इनेबल कर लो क्लाउड वॉच पे, और वो जितने भी लॉग्स क्लाउड वॉच के हैं वो आपको ना विजुअली, ग्रामेटिकली, ग्राफिकली, पिक्टोरियली वो दिखा देगा क्विक साइट के ऊपर उसके डैशबोर्ड में। तो आप देख सकते हो कि आपकी ऐप में कहाँ कहाँ पे मसले आ रहे हैं, किधर लेटेंसी ज़्यादा है, फिर उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो सारा कुछ जितने भी चीज़ें होती है ना ये इंप्रूव होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखना, कभी भी शुरू में परफेक्ट सिस्टम नहीं बनता, ये वैसे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि पहली बार में सब कुछ डिज़ाइन कर लेना। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप गलतियों से सीखते हो और आगे जाके बेहतर करते रहते हो अपने सिस्टम को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मॉनिटरिंग में दो मेन चीज़ें हैं और उसके बाद आपको बिग डेटा में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रीमिंग है, ए डब्ल्यू एस कैनेसिस नाम की। ठीक है ना, काइनेसिस कहते हैं AWS, और ये बेसिकली आपका एक डिलीवरी स्ट्रीम के तौर पे एक्ट करती है और ये एक्ट करती है एज आ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। आप इसे आसान लफ्ज़ों में काफका स्ट्रीमिंग या स्पार्क स्ट्रीमिंग से कंपेयर कर सकते हो। ये AWS की अपनी मैनेज स्ट्रीमिंग सर्विस है जो कि आपके डेटा को स्ट्रीम करती है फ्रॉम वन सोर्स टू अदर सोर्स और विद जीरो लेटेंसी। ठीक है, तो ये बेसिकली रियल टाइम सिस्टम है। एक लेट से अगर आप एक्सीडेंट्स को मॉनिटर कर रहे हो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में और आपको एक सिंगल इंस्टेंट पे जानना है कि एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, किस तरह हुआ, तो आप उस कार के हार्डवेयर को अगर किसी सर्विस से अटैच कर लेते हो ना किसी तरह, तो आप ये एक्यूरेटली उसी इंस्टेंट के अंदर बता सकते हो जिस इंस्टेंट में एक्सीडेंट होता है या गाड़ी लगती है किसी चीज़ में जाके। और ये डेटा सारा गवर्नमेंट को आप सेंड कर सकते हो। ये एक स्टार्टअप है अमेरिका का, बहुत पॉपुलर है, लॉस कैलिफोर्निया में, पता नहीं मुझे जगह का नाम नहीं याद। तो वो लोग कैनेसिस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सीडेंट्स को मॉनिटर करने के लिए काफ़ी चीज़ों में। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है आपका बिग डेटा का वो आपके पास है रेड शिफ्ट। मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया, अमेजोन रेड शिफ्ट की डेटाबेस आप इस्तेमाल करते हो बिग डेटा लोड्स को हैंडल करने के लिए। इसके बाद आपके पास वैसे यहाँ पे ना आपके पास अमेजोन अरोरा भी है अगर आप चाहो तो, RDS के साथ, ये मुझे याद नहीं रहा, AURO अरोरा, अमेजोन अरोरा। बेसिकली जो RDS है वो भी अनमैनेज और मैनेज हो सकती है, और अमेजोन अरोरा ये भी SQL सर्विस है और ये भी मैनेज और अनमैनेज हो सकती है। और कैनेसिस के अलावा आपके पास जो बिग डेटा में रेड शिफ्ट है, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास रेड शिफ्ट आ जाएगा। तो रेड शिफ्ट, और इसके अलावा आपके पास बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट पॉपुलर है आजकल हो रही, मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, चलो, ये है AWS अथीना। अथीना जो है ना, ये बेसिकली आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। बेसिकली सर्वरलेस सोल्यूशन है, मतलब मज़े की बात है, देखो हर चीज़ जो सर्वरलेस है वो आजकल पॉपुलर है। ये सर्वरलेस सोल्यूशन है डेटा हैंडलिंग का, और डेटा मैंने बेसिकली डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके, डेटा माइग्रेशन जितनी भी हैं बड़ी बड़ी, जब कंपनी डेटा माइग्रेशन कर रही है तो आजकल अथीना के थ्रू कर रही है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है ना, आपको अथीना बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर आप बिग डेटा में काम करोगे AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाके। डेटा इंजीनियर्स को तो मोस्टली इन तीन सर्विसेज के अंदर ही रहना पड़ता है पूरा दिन, अथीना के अंदर, कैनाइसिस के अंदर और रेडशिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे और बिग डेटा में याद करने दो और कुछ अगर मुझे मिलता है तो इसके बाद थी ना, हो गया आपके पास कैनेसिस हो गई, हाँ, बेसिकली सेज मेकर, सॉरी सेज मेकर। सेज मेकर आपके जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, जितने भी डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए सेज मेकर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो आप सेज मेकर पे डिप्लॉय कर सकते हो मशीन लर्निंग मॉडल्स को। और यहाँ पे क्विक साइट भी सेम है, क्विक साइट से आप अपने ग्राफ वगैरह बना सकते हो डेटा एनालिसिस करने के लिए, अगर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो ये
आपको डेटा एनालिसिस की अपॉर्चुनिटी भी देता है, लॉग्स के अलावा भी काफ़ी सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो AWS एज में अगर आपको अलाउ करेगा कि आप अपने मॉडल्स को डिप्लॉय करो, और जब मॉडल का डिप्लॉयमेंट रिजल्ट आएगा, जब उसको रीट्रेन करने का टाइम आएगा, तो क्विक साइट आपको बता सकती है कि उसको रीट्रेन करना है कि नहीं करना। और अगर करना है तो क्विक साइट को आप कनेक्ट करो लैम्डा के साथ, कि जैसी क्विक साइट में एक सर्टन थ्रेश होल्ड रीच कर जाता है सेज मेकर का, यानी कि दोबारा से ट्रेन करने की ज़रूरत है, तो लैम्डा एक इवेंट क्रिएट करेगा मॉडल को दोबारा ट्रेन करने का, और आपका मॉडल जहाँ पर भी पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करके उसकी रीट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और वो मोस्टली मॉडल आपका यहाँ पर होता है डॉकर के कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो ये आपके मॉडल को रीट्रेन कर लेके दोबारा से डिप्लॉय कर देगा। इसके लिए आप इस्तेमाल करते हो CI/CD पाइपलाइंस को, पर वो आज का टॉपिक नहीं, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको जो मेन सर्विसेज का मैंने आइडिया देना था मैंने दे दिया, और इसमें पूरी एक ई-कॉमर्स के ऐप को डिप्लॉय किया है, मॉनिटरिंग तक हर चीज़ हमने की है, और हमने उसमें मशीन लर्निंग को भी इनेबल कर लिया है कि जितने भी उसके इनसाइट्स हैं वो सारे हमें किनेसिस के थ्रू होस्ट हो रहे होंगे। बेसिकली किनेसिस उनके रिकॉर्ड्स को जनरेट कर रहा होगा, रेड शिफ्ट में हम स्टोर कर रहे होंगे, सेज मेकर में वो रीट्रेन होकर मॉडल ट्रेन हो रहा होगा, और क्विक साइट में हमें आ रहा होगा कि हमारी इतनी मंथ की इतनी सेल्स हैं, इस एरिया में ये सेल हुई, इस एरिया में ये सेल हुई। पूरा का पूरा एक मैनेज्ड AWS सोल्यूशन है ये। अगर आप किसी को इस तरह समझा देते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप एक AWS सर्टिफाइड इंजीनियर बन चुके हो विदाउट सर्टिफिकेशन, ठीक है। सर्टिफिकेशन कर लोगे तो वो एक टैग लग जाएगा कि AWS सर्टिफाइड, वरना जो मैंने आज आपको बता दिया ना, ये अगर आप जाके किसी को भी बोलोगे ना, तो वो समझ लेगा कि आप AWS सर्टिफाइड हो, बिकॉज इतने डिटेल में AWS उसी को ही आ सकता है जिसने AWS की सर्टिफिकेशंस की हो या AWS को बहुत डिटेल में पढ़ा हो। मैंने डिटेल में इतना पढ़ा नहीं है, पर मैंने काम बहुत ज़्यादा किया AWS के साथ, उससे मुझे ज़्यादा पता है। जब आप खुद काम करोगे, देखो मुझे इन चीज़ों के नाम याद हैं, बेसिकली आप मुझसे कुछ भी पूछ लो मुझे नाम याद है, वो वजह क्या है कि मैंने काम बहुत ज़्यादा किया इन चीज़ों के साथ, तो इसलिए नाम याद हो जाते हैं आपको। मैंने किनेसिस के साथ बहुत काम किया है, रेड शिफ्ट के साथ किया है, उसके बाद डायनामो के साथ, ठीक है, RDS के साथ, फिर उसके बाद लैम्डा के साथ तो बहुत ही ज़्यादा किया है। उसके बाद ये भी किया है ECS और डॉकर। ये जब ML ऑप्स का प्रोजेक्ट मुझे मिला था, एक मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय करना था, तो उसके लिए मैंने ECS और ECR इस्तेमाल किया था, और क्लाउड फ्रंट भी किया है अपनी कंपनी के CDN को डिप्लॉय करने के लिए। तो ये आप समझ सकते हो कि जो मैंने आपको आज बता दी है ना, अगर आप इसको सीरियस लेके समझ के इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हो ना, अगर आपके पास AWS का अकाउंट है, नहीं है तो बना लो, वो 1 साल के लिए आपको फ्री देते हैं, ठीक है ना, और 1 ईयर के लिए आपको वो फ्री मिलेगा। तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो चीज़ों के साथ, आपको बिलिंग नहीं पड़ेगी, काफ़ी सर्विस उनकी फ्री हैं आपको। इलास्टिक कैश फ्री है, डायनामो फ्री है, RDS फ्री है, अरोरा फ्री है, ठीक है। लेकिन एक सर्टन स्केल तक फ्री है ना, हो गया आप 10 GB की ऐप डिप्लॉय कर दो और बाद में को मुझे तो पैसे पड़ गए, ठीक है ना। लैम्डा फ्री है 4 मिलियन रिक्वेस्ट तक, 400,000 रिक्वेस्ट तक, सॉरी 400K रिक्वेस्ट तक लैम्डा फ्री होता है। EC2 की इंस्टेंस बेसिक वाली फ्री है आपको, ECS आपको फ्री है, आपको ECR फ्री है, क्लाउड फ्रंट फ्री है, S3 फ्री है, ठीक है ना। बेसिकली न्यू बच्चे को जो नया क्रेडिट कार्ड अटैच करोगे अपना, तो आपको 1 साल के लिए AWS फ्री मिलता है फॉर सर्टन स्पेसिफिक ऐप्स, सर्टन स्पेसिफिक सर्विसेज। याद रखना, पढ़ लेना एक बार डॉक्यूमेंटेशन, ये ना हो कुछ ऐसा कर लो और बाद में को मेरा बिल आ गया और मुझसे बिल नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो वैसे वो कुछ कहेंगे तो नहीं ना, आपके घर में डाले आएंगे, वो बेसिकली आपका अकाउंट बैन कर देंगे बस, और आप अकाउंट दोबारा लॉगिन नहीं कर पाओगे जब तक आप पे नहीं कर देते उन्हें। तो ये आपको पूरी एक ऐप का डिप्लॉयमेंट सिनेरियो मैंने समझा दिया, आपको AWS की सारी सर्विसेज के बारे में बता दिया, आपने पूरी ज़िंदगी काम करना है, इससे बाहर नहीं जाओगे कभी। इसमें कुछ नया आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस, अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तब तक आप यहीं रहोगे। जैसे आप 10-12 साल पे जाओगे ना, तो फिर यहाँ पे 4-5 चीज़ें और आना शुरू हो जाएंगी, जो कि जिस तरह AWS एम्पलीफाई है, ठीक है, टेस्टिंग, फास्ट टेस्टिंग करने के लिए। AWS की कोड पाइपलाइन है, बेसिकली CI/CD पाइपलाइंस हैं, ठीक है, फिर AWS की डेटा पाइपलाइन है। वो चीज़ें 5 से 10 साल के दरमियान में जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब वो चीज़ें मैटर करती हैं। अभी 5 ईयर्स तक आपकी जॉब के इन्हीं में रहना है आपने, और अगर आप ये अच्छी तरह सीख लेते हो, सीखना बहुत आसान है। यूट्यूब पे जाओ, लिखो फ्री कोड कैंप, आगे लिखो AWS, वो बस 10-12 घंटे की वीडियो है, उसमें उसने एक एक सर्विस का डेमो करके दिखाया हुआ बाकायदा पूरा। AWS क्लाउड सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी है उसके अंदर। तो वो वीडियो देख लो, वरना मैंने तो वीडियो डालनी, पर मैं डालूंगा समर में जाके जब मेरे पास टाइम होगा। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम सेशन को एंड कर देंगे। क्वेश्चन अगर किसी के यहाँ तो पूछ लो, किसी ने कोई डिप्लॉयमेंट सिनेरियो पूछना है वो पूछ लो, या कुछ ऐड करना है इसमें, आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो ऐड हो सकता है मैंने नहीं किया, वो आप करवा दो, तो उससे बाकियों की भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, तो मैं आपको बताने लगा था वही चीज़ कि आपके पास ना हर सर्विस जो इस क्लाउड में है वो सेम दूसरे क्लाउड में भी है। तो आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अमेजॉन S3 है, तो एजोर की ना अपनी ब्लॉब स्टोरेज है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर की ना ब्लॉब स्टोरेज है। इस तरह गूगल की ऑटोमेटिक क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। तो
अमेजोन में S3 है, एजोर में क्या है, ब्लॉब स्टोरेज, और GCP में क्या है, क्लाउड स्टोरेज। इसका क्लाउड फ्रंट है CDN, एजोर का अपना है CDN है, मुझे उसका नाम नहीं याद एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बस एक चीज़ रह गई, मैं आपको लास्ट में बताना है, पर पहले मैं एक बार बता दूँ इन सब के वेरिएंट क्या क्या होते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में वो चीज़ बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं बेसिकली मेंशन कर देता हूँ कि ये सिर्फ AWS के लिए है, ताकि आप इसको बाकियों से कंपेयर ना करो, ठीक है। अच्छा, लोड बैलेंसर, एजोर का अपना लोड बैलेंसर है, GCP का अपना लोड बैलेंसर है, ठीक है। EC2 अमेजोन के पास है, एजोर के पास वर्चुअल मशीन्स हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो वर्चुअल मशीन्स देख रहे हो, तो ये वर्चुअल मशीन्स हैं एजोर के पास। और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के पास कंप्यूट इंस्टेंसेस हैं। कंप्यूट इंजन में जाओगे GCP पे, वहाँ पे कंप्यूट इंस्टेंसेस आपको मिल जाएंगी। EWS EC2 है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस है, अमेजोन की अपनी कंटेनर रजिस्ट्री है पूरी, यहाँ पे आप कंटेनर लिखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो AWS की कंटेनर, बेसिकली एजोर की अपनी कंटेनर रजिस्ट्रीज हैं, अपनी कंटेनर इंस्टेंसेस हैं, कंटेनर ऐप्स हैं, हर चीज़ है, ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड। लैम्डा इनके पास है, तो इनके पास एजोर फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शंस ऐप है इनके पास, ये फंक्शंस ऐप एग्जैक्टली सेम वही काम करती है जो कि लैम्डा करता है, कोई फ़र्क नहीं दोनों में, ठीक है। उसके बाद अमेजोन के पास RDS है, तो एजोर के पास SQL है। आप यहाँ पे लिखोगे SQL तो आपको ये SQL मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली अमेजोन RDS का अल्टरनेट है। इसी तरह हर सर्विस का आपको वहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप लिखो ना नो SQL, तो यहाँ पे आपको एजोर की कॉस्मोस DB मिलेगी जो कि मोस्ट पॉपुलर है। एजोर SQL आपको मिल जाएगी SQL के लिए, और डन मोंगो DB यानी कि नो SQL के लिए जो एजोर की सबसे बड़ी सर्विस है वो कॉस्मोस है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या थी, डायनामो थी, और एजोर के पास कॉस्मोस है, ठीक है। इलास्टिक कैश, रेडिस मेम कैश, जहाँ पे AWS के पास अपनी खुद की कैश सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एजोर की रेडिस कैश को इस्तेमाल कर सकते हो, एजोर कैश फॉर रेडिस। तो देखो अगर आपको एक क्लाउड आ जाता है ना, तो आपको बाकी दोनों ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाते हैं, कितनी मज़े की बात है। इसलिए क्लाउड इतनी आसान फील्ड है, ये एक चीज़ को बंदे के पुत्र बन के पढ़ लो, ध्यान दे के प्रैक्टिस करके, तो बाकी खुद ब खुद आ जाएंगे। उसके बाद AWS की रेड शिफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट के बाद डेटा ब्रिक्स है, यहाँ पे डेटा ब्रिक्स लिख सकते हो, डेटा ब्रिक्स, तो ये डेटा ब्रिक्स, एजोर डेटा ब्रिक्स, ठीक है ना। और एजोर की डेटा लेक भी है, इनकी डेटा लेक बहुत पॉपुलर है, मैंने इनकी डेटा लेक इस्तेमाल की हुई है। 15 GB का डेटा एक दिन में हम लोड करते थे और उसको डालते थे, तो ये एजोर की डेटा लेक स्टोरेज है जनरेशन 1 की, ये आपके पास रेड शिफ्ट का एक अल्टरनेट है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी SNS सर्विस है, इसकी लॉग्स ऐप है, और इसकी अपनी मॉनिटरिंग सर्विस है एजोर की। और इसकी जो मैसेजिंग क्यू है वो उसको भी अपना आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्यू क्या हो, UE। तो यहाँ पे आपको सर्विस बस मिल जाएगी, जो कि बेसिकली एजोर के पास मैसेजिंग क्यू है आपके सारे काम करने के लिए। AWS के पास क्लाउड वॉच है, माइक्रोसॉफ्ट के पास भी पूरा इनका डैशबोर्ड होता है जो आपको मॉनिटर करके दे रहा होता है। इनका भी अपना खुद मैनेज्ड, अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन टैब्लो यहाँ पे लिखो तो आपको यहाँ पे शायद टैब्लो भी मैनेज मिल जाए, पर ये मैंने एजोर को इतना भी एक्सप्लोर नहीं किया, आप यहाँ पे खुद जाकर देख सकते हो। टैब्लो का सर्वर आपको वैसे मिल जाता है यहाँ पे, देखो ये, ठीक है ना, मार्केट प्लेस से। उसके बाद एथीना है, सर्वलेस, कैनिसीज, रेडशिफ्ट, सेज मेकर है, इन सब के लिए अमेजोन के पास डेटा ब्रिक्स नाम करके एक सर्विस है, और मशीन लर्निंग स्टूडियो है इनका अपना, एजोर मशीन लर्निंग स्टूडियो में आप जाओगे तो यहाँ पे मशीन लर्निंग में क्लिक करके तो यहाँ पे आप जा सकते हो। ये आप मैंने एक वैसे क्रिएट की भी है वर्चुअल मशीन रिसोर्स ग्रुप के साथ, डिलीट करना है, पैसे पड़ रहे होंगे मुझे, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा ब्रिक्स की आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, तो ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने एजोर का भी बता दिया। आप किसी और क्वेश्चन है इसके अलावा तो पूछो। तो ये देख लो, एक क्लाउड कर लो, AWS अच्छी तरह कर लो, और यकीन करो सारी ज़िंदगी सुखी रहोगे क्लाउड और डेवऑप्स के मामले में, ठीक है। वीडियो कॉलिंग ऐप को डिप्लॉय करना, अच्छा वीडियो कॉलिंग ऐप को डिप्लॉय करने के लिए ना आपको यहाँ पर दो चीज़ें मेन चाहिए। सबसे पहले तो आपको वीडियो कॉलिंग का ना एक ये डायनामो DB चाहिए, ताकि आप वीडियो कॉलिंग के मेटा डेटा को स्टोर कर सको। तो लेट्स एग्जांपल लेते हैं वीडियो कॉलिंग की। तो वीडियो कॉलिंग का होता है मेटा डेटा, यूज़र का नाम, यूज़र की ID, ज्वाइनिंग ID, रूम ID, सब कुछ। तो जो मेटा डेटा है वो सारा का सारा डायनामो में जाएगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है यूज़र लॉगिन इससे बनाना है या इससे बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आके जो ऑनलाइन सिस्टम में दो चीज़ें चेंज होंगी, आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा WebRTC। WebRTC स्टैंड फॉर वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन। आप जाके यहाँ पे लिखो WebRTC और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये WebRTC आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ऑनलाइन अगर आपने सिर्फ चैट ही बनानी है, एप्लीकेशन बनानी है, वीडियो कॉलिंग सर्विस बनानी है, अगर स्क्रैच से बनानी है तो WebRTC इस्तेमाल करो। अगर नहीं करना तो अलगोलिया की आपको API मिल जाएगी,
एल्गोलिया पे जाओ, वो आपको फुली मैनेज देते हैं सब कुछ। तो एल्गोलिया पे जाके आप देख सकते हो। सॉरी, एल्गोलिया नहीं है, एगोरा है मेरे ख्याल में, मुझे तो इनके नाम नहीं याद रहते। हाँ देखो, एगोरा रियल टाइम वॉइस एंड वीडियो एंगेजमेंट। सिंपल, इससे इसकी एपीआई को इंटीग्रेट करो अपनी ऐप में, या आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक पे भेजो तो वो ऑटोमेटिकली आपको पूरे की पूरी फुल मैनेज्ड वीडियो और ऑडियो सर्विस मिल जाएगी। मैं तो यही प्रेफर करूंगा, बिकॉज खुद हाथ से कौन लिखने बैठे पूरा वेब आरटीसी। हाँ लिखो तब जब आपका खुद का स्टार्टअप है। लेट्स से अगर आप जूम को रिप्लेस करना चाह रहे हो पाकिस्तान में, तो आप खुद का वेब आरटीसी लिखो बैठ के। डिस्कॉर्ड को रिप्लेस करना, डिस्कॉर्ड सारा वेब आरटीसी पे चलता है, ठीक है, पूरा का पूरा डिस्कॉर्ड का जो बैक एंड है वो वेब आरटीसी पे बेस्ड है, तभी तो आपको वॉइस और वीडियो एक साथ मिल रही है, बिकॉज उनका बैक एंड वेब आरटीसी में लिखा है और उन्होंने सारे का सारा बैक एंड एलिक्सर में लिखा हुआ है। एलिक्सर एक लैंग्वेज है, उसके अंदर लिखा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा किसी का तो पूछो। जिट्सी का मुझे नहीं पता। ये क्या है, मैंने आपको जो बेस्ट सोल्यूशन था वह गोरा है, वरना आप चाहो तो खुद का वेब आरटीसी। वैसे मज़ेदार तो ये है, खुद का इम्प्लीमेंट करो, मतलब ये ज़्यादा मज़े की चीज़ है। पूरे का पूरा वेब आरटीसी खुद हाथ से लिखना, ये अपने आप में एक जादू है। मैंने एक बार लिखने की कोशिश की थी, मुझसे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, बिकॉज इसमें बहुत कम्प्लेक्सिटी है। आप सिंपल स्क्रीन तो ले आओगे, पर जूम की तरह की इंटरेक्टिव स्क्रीन लेके आना और फिर उसमें राइटिंग इनेबल करना और वो सब कुछ करना, और फिर काफ़ी कुछ आ जाता है ना, तो वो बड़ा मुश्किल है। एक एक चीज़ का आपको ना ध्यान रखना पड़ता है इसमें वेब आरटीसी में। और इसमें सिक्योरिटी का तो बड़ा ही सीरियस मसला है कि आपको सिक्योरिटी हैंडल करनी है, कोई बाहर का बंदा आपकी मीटिंग में ज्वाइन करे, ठीक है, जिस तरह जूम में होता था शुरू शुरू में, फिर उन्होंने उसको फिक्स किया था। तो आपको क्वेश्चन है तो पूछ लो। सेशन में इतना ही था, किसी को कुछ चीज़ समझ ना आई तो पूछ लो। बहुत सिंपल करके मैंने बताया, आसान करके बताया। हर चीज़ मैनेज्ड आपको AWS के अंदर मिलती है, आपने सिर्फ चीज़ों को साथ जोड़ना है और ऐप बना के क्लाइंट को दे देनी है, भैया ये लो मैंने आपके लिए सारा कुछ बना दिया। ठीक है, हम इंशाल्लाह AWS की सिंगल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। जब मैं समर में सेशन करूँगा ना, तो आप वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वो पूरी प्ले लिस्ट होगी एक एक सर्विस के बारे में। एज्योर डेवऑप्स बेस्ट और AWS यार, मैं अगर खुद की बात करूं तो मैंने AWS डेवऑप्स इस्तेमाल नहीं किया कभी, मैंने एज्योर डेवऑप्स इस्तेमाल किया, मुझे वो बेहतर लगा बनस्बत AWS के। AWS में ना काफ़ी चीज़ें जो कि ना फिर बहुत ज़्यादा मर्ज हो जाती हैं। तो अगर सिर्फ डेवऑप्स की बात करनी है तो AWS डेवऑप्स इज़ नॉट बेटर देन एज्योर डेवऑप्स। एज्योर डेवऑप्स इज़ बेटर AWS डेवऑप्स की निस्बत पर। अगर बाकी चीज़ों के बारे में बात करनी है तो AWS इज़ द बादशाह और किंग है हर एक क्लाउड सर्विस का। तो कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछूं। यार ML के लिए आपके पास जो बेस्ट है वो AWS की सर्विस है सेज मेकर, या आपके पास खुद का ML ऑप्स रजिस्ट्री बना लो अपनी खुद की। ML ऑप्स का स्कोप तब ज़्यादा है जब आपकी कंपनी मशीन लर्निंग में काम कर रही है, वरना डेवऑप्स का ही ज़्यादा है, सिंपल। ठीक है, अगर आपकी कंपनी मशीन लर्निंग में है तो फिर ML ऑप्स का स्कोप है, वरना डेवऑप्स का है। मैं आपको प्रेफर करूँगा स्टार्ट करो डेवऑप्स से। जहाँ एक बार डेवऑप्स में चले गए ना, ML ऑप्स पे 2 दिन में चले जाओगे, कितना को मुश्किल है। आपको ECS ECR आता है ना, बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर, तो ML ऑप्स में क्या है, वही ECR जो आपका रजिस्टर है, रजिस्ट्री है कंटेनर की, उसी कंटेनर में मॉडल को अपलोड कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी, इतनी सी तो बात है। ठीक है, तो चीज़ें ना आप, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, शुरू से बताया हुआ है कि चीज़ों को ना सेपरेट रख के चला करो। आप जब चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हो ना, तब आप बिल्कुल जो फंडामेंटल होते हैं ना उससे भी बाहर चले जाते हो। चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप लेके, जैसे मैंने आपको देखो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कराया ना, हमने सब कुछ कवर किया, एंड पे हम कहीं स्टक नहीं हुए, हम कहीं लॉस्ट नहीं हुए। हमने स्टेप बाय स्टेप स्टोरेज से स्टार्ट किया और हम डिप्लॉयमेंट तक पूरा सिनेरियो डिस्कस किया हमने। ठीक है ना, तो यार यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे जाके लिखो AWS DevOps, पूरा 12 घंटे का वीडियो है पूरे AWS DevOps पे। और फिर इस तरह जाओ एजोर DevOps, उस पर भी पूरी 8 10 12 घंटे की वीडियो है यूट्यूब पे, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहीं से करो, बेस्ट है वहाँ से। तो इस क्लाउड इंजीनियर डेवलप नहीं यार, सेम नहीं होते। क्लाउड इंजीनियर इज़ क्लाउड आर्किटेक्चर लेवल इंजीनियर, जो कि चीज़ों को आर्किटेक्ट कर रहा होता है, बना रहा होता है और मैनेज कर रहा होता है। अब लेट्स से मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फ़र्क बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। क्लाउड इंजीनियर का काम है मॉनिटरिंग मोस्टली, आपकी इंस्टेंस को मॉनिटर करना, कोई एरर ना आए, कोई बग फिक्स करना, ये क्लाउड इंजीनियर के काम होते हैं। डेवऑप्स का काम होता है आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना, पूरा का पूरा, पूरी ऐप को फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक टेस्ट करना, डिज़ाइन करना, डिप्लॉय करना और फिर उसके बाद स्केल करना, ये सब कुछ डेवऑप्स का काम होता है। तो ये फ़र्क है दोनों में। आप देखो, आपको जूनियर क्लाउड इंजीनियर बहुत सारे मिल जाएंगे, जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर बहुत कम मिलेंगे। उसकी वजह यही है कि डेवऑप्स में जूनियर रोल होता ही नहीं है। ये लोग बहुत गलत सोचते हैं जो कहते हैं कि डायरेक्ट डेवऑप्स में जाना है, ये गलत सोच है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। आप कभी भी डायरेक्ट डेवऑप्स में नहीं जा सकते, आप पहले बैक एंड इंजीनियर जाते हो, फिर आप
टाइम के साथ अपने आप को कंपनी के अंदर ऊपर लेके जाते हो और फिर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनते हो। डायरेक्ट डेवऑप्स जाना ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कोशिश करो पहले अपने बैकएंड के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। डेवऑप्स वही बच्चा कर सकता है, याद रखना हमेशा, जो बैकएंड में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका बैकएंड इतना स्ट्रॉन्ग है उसको सिक्योरिटी के हर फ्लॉ का पता है, उसको एसक्यूएल इंजेक्शन मैनेज करने आते हैं, उसको डीडोस प्रिवेंट करना आता है, उसको लेयरिंग का पता है, उसको लोड बैलेंसिंग का पता है, कैशिंग का पता है, ये सब कुछ बैकएंड के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको बैकएंड अच्छा आता है तो डेवऑप्स 5 दिन में सीख लोगे आप सारे का सारा, बिकॉज वही बैकएंड की सर्विसेज को जोड़ के डेवऑप्स बना हुआ है और कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। तो बैकएंड इज़ पहली प्रायोरिटी और बैकएंड के बाद फिर डेवऑप्स नेक्स्ट चीज़ है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछो। तो बैकएंड सीखने के लिए आपको मैंने पूरा रोड मैप दिया हुआ है, आपको पूरा डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है। नोड जेएस से स्टार्ट करो, बिकॉज वो कोर बैकएंड वहीं से सीख सकते हो आप। जेंगो जुंगो पे ना जाना, ना फ्लास्क पे जाना, बिकॉज वो आपकी फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट तबाह कर देंगी, बिकॉज वो सब कुछ वहाँ पे बिल्ट इन है, तो आपको खुद से कोड लिखना नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। कोशिश करो नोड जेएस से स्टार्ट करो या रूबी से स्टार्ट करो या जावा से स्टार्ट करो। पहले बैकएंड को अच्छी तरह सीखो, एक एक कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करो। राउटिंग क्या होती है, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, एमबीसी डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, एमबीटी डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। उसके बाद फिर जाओ जेंगो पे या फ्लास्क पे, जो भी आपने करना है, लेकिन कोशिश करो स्टार्ट नोड से करो और फिर जेंगो या रूबी या फ्लास्क जिस पे भी आपको जॉब मिले उस पर शिफ्ट हो जाओ। तो स्टार्ट हमेशा नोड से करना है। हाँ, स्टार्टअप कर सकते थे क्लाउड इंजीनियर, काफ़ी जॉब आई होती, मैं जब भी आती हूँ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप सब लिंक्डइन पे जाकर क्लाउड इंजीनियर सर्च करो और आपको हज़ारों जॉब मिलेंगी। अप्लाई करना शुरू करो, 100 में करोगे एक पे तो कॉल आई जाती है। जो स्टार्ट हमेशा ऐसे ही होता है, सबके स्टार्ट ऐसे ही होते हैं। मेरा भी स्टार्ट ऐसे ही हुआ था, 50 अप्लाई करने के बाद एक जगह से जवाब आया था पहले सेमेस्टर के बाद। तो फिर उसके बाद प्रोफाइल बनती गई, तो फिर ऑटोमेटिकली अब तो लोगों के खुद आते हैं कि आप काम करो। मैं बताता हूँ, मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हूँ, तो मैं जब ग्रेजुएट होऊंगा तब फिर इंशाल्लाह। तो आपने प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रोफाइल अच्छी बननी ज़रूरी है। तो प्रोफाइल अच्छी बनने के लिए अगर आपको 100 जगह अप्लाई करना पड़ता है करो, बिकॉज इंडस्ट्री में यही आजकल ट्रेंड है। सेचुरेशन मार्केट में आने वाली है, तो 100 जगह पे अप्लाई करोगे तो 1 जगह से, 2 जगह से, 3 जगह से अप्लाई आएगा आपको। इससे भी बेस्ट अप्रोच है, बिल्ड योर ओन एम्पायर, खुद का एक पूरा इकोसिस्टम बना लो अपने टेक का। तो वो ज़्यादा आसान तरीका है कंपनी में जाने का। कि कंपनी आपको, जब आप इंटरव्यू में जाओ ना, कंपनी आपको पहले से जानती हूँ कि ये अच्छा बंदा वो है जिसका हमने लिंक्डइन का वो आर्टिकल पढ़ा था, या जिसका हमने वो वीडियो देखा था, जिसका हमने वो ब्लॉग पढ़ा था, तो वो वैसे ही आसान हो जाता है फिर काम। तो टेक का इकोसिस्टम जिस बंदे ने बना लिया ना, वो कोई भी कंपनी क्रैक कर जाएगा, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम इंसान नेक्स्ट सेशन में। कल आपकी डाटा स्ट्रक्चर्स की क्लास होगी, स्टैक्स और क्यूज़ पे, तो तब मिलेंगे टुमारो एट 9 PM। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।